So we are revising yesterday's thing first quickly, and then we will move to the next topics of this presentation. And it is that genetics is the branch of biology that deals with the study of inheritance as well as the variation. हेरिडिटी की भी और वेरिएशन की भी, दोनों की स्टडी को जिस ब्रांच में हम करते हैं बायोलॉजी के, उस ब्रांच को आप जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है. सेकंड डेफिनेशन जीन की थी. जीन क्या होती है? व्हाट इज जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. किसी भी एक कैरेक्टर को कोड करने वाली जो डीएनए का पार्ट है. हमारे डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके अंदर जीन्स हैं और डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में न्यूक्लियस में रहता है. ठीक है. तो जीन क्या हो गई? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट इज कोडिंग फॉर अ कैरेक्टर. सिंपली इस डेफिनेशन बहुत सिंपल सी. ठीक है. अब इस डायग्राम में, स्लाइड में आपको कितने अच्छे से दिख रहा है कि लॉयन अपने बच्चे के साथ है, कब के साथ है, और रैबिट अपने बच्चों के साथ है, चिंपैंजी अपने बच्चों के साथ है. तो ये क्या है? एक जैसा ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जीवन में ला रहा है. तो क्यों ला पाया? बिकॉज उसकी जीन्स गई हैं, उसके गैमेट्स के थ्रू द जीन्स आर ट्रांसफर्ड. ठीक है. जब लॉयनस और लॉयन की मेटिंग हुई होगी तो लॉयन और लॉयनस के गैमेट्स फ्यूज हुए होंगे, एंड देन देयर इज अ प्रेगनेंसी इन द लॉयनस, एंड लॉयनस ने लॉयन के कब को अंदर जेस्टेशन पीरियड के दौरान पूरा डेवलप करवाया होगा, एंड वो भी विविपेरस है, तो उन्होंने गेव बर्थ टू द कब को बर्थ दिया होगा. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द जेनेटिक्स, और दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. ऐसे ही रैबिट की बात है, रैबिट में भी ऐसे ही है, चिंपैंजी में भी ऐसे ही, क्योंकि सारे हायर ऑर्गेनिजम्स. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब एक ही तरह के ऑफस्प्रिंग को देते हैं, रिजल्ट करते हैं. द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफन डू नॉट टोटली रिजेंबल, अपने माँ बाप की तरह पूरी तरह से तो नहीं होते, बट स्टिल उनके अंदर सिमिलर होते हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं. अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज की फोटोज हैं, उसमें भी देखोगे आप कि गर्ल है तो वो दोनों पेरेंट्स से थोड़े थोड़े कैरेक्टर लेगी. ठीक है. यहाँ पे सेंटर में भी एक फैमिली ऊपर की रो में, उसमें आप देख रहे हो कर्ली हेयर्स है गर्ल के. बॉय है तो बॉयज के प्लेन हेयर्स है. ये है हस्बैंड वाइफ है. फिर नेक्स्ट में फर्स्ट फिगर है, जो फर्स्ट फिगर में जो गर्ल है फेयर टोन है उसकी, और उसके देखो आप हेयर्स कैसे हैं, मदर पे गए हैं. देन फादर के ब्लैक हेयर है स्टिल, बट बॉय के भी ब्राउन हेयर्स है. तो इस तरीके से हर अलग अलग पेरेंट्स से अपने अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं बच्चों को, और ये ही इनहेरिटेंस है. ठीक है. दिस इज इनहेरिटेंस. दोनों के ऑफस्प्रिंग्स क्या है? सिमिलर दिखेंगे. लास्ट में इंडियन फैमिली दिखा रखी है. इंडियन फैमिली में भी आप देखोगे फेशियल थोड़े थोड़े से फेशियल फीचर्स मिल रहे हैं दोनों पेरेंट्स के बच्चों को. तो ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस. ठीक है. दिस इज वेरी कॉमन थिंग. एंड देन फिर जेनेटिक्स की मैम वो वाली स्लाइड तो शो नहीं हो रही. कौन सी स्लाइड शो नहीं हो रही? मैम जिसके बारे में आप बता रहे हो. अच्छा, शो तो होनी चाहिए. ये शो हुई. यस मैम. तो इसमें हमने ये पेरेंट्स के बारे में ही बता रहे थे कि जो फर्स्ट फीचर है वहाँ पे कोई अमेरिकन या फिर फॉरेन के कपल दिखाए हैं, उनके बच्चे दिखाए हैं, उनके फीचर्स अपने दोनों पेरेंट्स से मैच हो रहे हैं. सेंटर में भी कोई कपल हैं. देन ये फैमिलीज हैं सब, इनके कहीं ना कहीं से फीचर्स आ रहे हैं. ठीक है. और देन आप नीचे वाली रो में इंडियन फैमिली देखोगे तो जो बेबी है, बेबी गर्ल है, उसके दोनों के फीचर्स मम्मी और पापा दोनों से आए. सेंटर में कह सकते हैं चाइनीज फैमिली है कोई, उन्होंने क्योंकि चाइना की ड्रेस पहनी है इस वजह से हम गैस कर सकते हैं. तो उनमें भी उनके पेरेंट्स से फीचर्स आए हैं. देखोगे गर्ल के फीचर्स ज़्यादा मॉम से गए हैं चाइनीज फैमिली में, और बॉय के या फिर जो छोटा किड है उसके फादर से थोड़े थोड़े फीचर्स गए. ठीक है. तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स पास होने की वजह से फीचर्स पास होते हैं. जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की या साइंस की जो कि स्टडी करती है इनहेरिटेंस को और वेरिएशंस को.
हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन क्या है? इट इज डिफरेंट अमंग द ऑफस्प्रिंग्स एंड विद देयर पेरेंट्स। एंड हेरिडिटी वेरिएशंस क्या है? दीज आर जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल। मतलब ऐसी वेरिएशन हेरिडिटी वेरिएशन कहलाएंगी। हेडिंग आपकी छुप रही है थोड़ी सी उधर, बट क्या हेडिंग है ये? हेरिडिटरी वेरिएशंस। हेरिडिटरी वेरिएशन मतलब ऐसे वेरिएशंस, दीज आर जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल वेरिएशन, ये जीन्स में होते हैं और इन वेरिएशन को इनहेरिट किया जा सकता है। इनहेरिट मतलब इन्हें एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशन मींस दीज आर एक्वायर्ड और नॉट हेरिटेबल, नॉन हेरिटेबल। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस ऐसे हुए जैसे हमने मान लो वेट पुट ऑन करना है तो हमने खाने पीने पे ध्यान देने लग गए, हमारा वेट पुट ऑन हो गया। और जब हमें वेट लूज करना है तो हमने थोड़ा सा नॉर्मल डाइट करने लग गए, ज़्यादा सैलेड खाने लग गए, ज़्यादा फ्रूट्स खाने लग गए, और हमने ग्रेन्स कम कर दिए, वीट स्टार्ची सब्सटेंसेस कम कर दिए, तो वो क्या हो जाएंगे? वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन हो जाएंगे। दे आर नॉट जेनेटिक। वेट पुट ऑन करना, वेट लूज करना ये जेनेटिक नहीं होता, ये डाइट पे डिपेंड करता है। बट आपका जो हेरिटेबल वेरिएशन है, ये आपके हेयर के कलर्स हैं, हेयर का टेक्सचर है, स्किन टोन है, हाइट है, ये सब आपके हेरिटेबल वेरिएशन है। बिकॉज हेरिडिटरी वेरिएशन इज बिकॉज दीज आर इन योर जीन्स। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब आगे की स्लाइड देखेंगे हम इसके नेक्स्ट वाली। तो ये जॉर्ज जॉन मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनका वर्क जेनेटिक्स के ऊपर था, और इन्होंने सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। 1822 से 1884 में ये ऑस्ट्रियन मॉन्क हैं, एक ऑस्ट्रिया नाम की जगह से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए पीस के ऊपर और अपना रिजल्ट को पब्लिश किया ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स में इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, ब्रन नाम की जगह पे। ठीक है, एक पूरी एक सोसाइटी थी, साइंटिफिक लोगों की सोसाइटीज होती हैं, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, अलग अलग ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ कुछ अकेडमिक्स होगी, तो अलग अलग लोगों के जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट बैठते हैं वेरियस फील्ड्स के। तो जो भी कोई रिसर्च करता है तो अपने पेपर को पहले उस सोसाइटी को भेजता है, सोसाइटी में सारे साइंटिस्ट उसको रिव्यू लेते हैं और उनको लगता है हाँ भैया ये ओरिजिनल वर्क है और इसमें बिल्कुल सही से सब चीज़ें प्रूफ हैं और अच्छा वर्क किया है और नॉवल वर्क है, बिल्कुल नया वर्क है, किसी ने ऐसा वर्क किया नहीं है, तो उसको फिर वो पब्लिश करवाते हैं, उसको वो पास कराते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेजा ब्रन में अपना वर्क, और वहाँ पर वो पब्लिश हुआ एंड ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले क्योंकि जो चीज़ जो शुरू करता है उसको उसी का फादर बना देते हैं। तो इन्होंने जेनेटिक्स का इनहेरिटेंस को शुरू किया था, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉर्ज जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा और बताया है कि ये पुअर पीजेंट फैमिली को बिलोंग करते थे, फार्मर फैमिली को, और इनको स्कूल की एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिली थी, बीच में रोकनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ इनकी पॉवर्टी थी फैमिली में। देन उन्होंने चर्च एज अ मॉन्क चर्च में ये जुड़ गए। देन वहीं पे ही चर्च में ही ये थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका पी प्लांट्स को ग्रो कराने में था, तो पी प्लांट को ग्रो करा के चेक करते रहते थे ओके कौन सा कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर पेरेंट्स में है तो वो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, कौन सा नहीं आ पा रहा, कौन सी जनरेशन में आया है, कितना आया है, ये सब चेक करते थे कि 100 सीड्स अगर आए हैं तो 100 में से कितने टॉल पेरेंट्स आए, मतलब कितने टॉल ऑफस्प्रिंग आए हैं, कितने डॉर्फ ऑफस्प्रिंग आए हैं, हर एक का पूरा पर्टिकुलर नंबर लिखते थे, रेशियोज निकालते थे। तो उनके बेसिस पे जब इन्होंने मैथमेटिकल थोड़ा बहुत इसमें यूज किया और तो इन्होंने लॉज बना पाए, देन दे ही फॉर्मुलेटेड लॉज। एंड 1851 में फाइनली ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने वर्क को हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नेचुरल हिस्ट्री ये सब पढ़ी। एंड उसके बाद आफ्टर हिज रिटर्न ही वर्कड एज अ टीचर इन नेचुरल हिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो टीचर की तरह भी इन्होंने काम किया क्योंकि जब इनके इतने लर्निंग हो गए, इतना इनको नॉलेज हो गया, तो ये टीचर की तरह ये वर्क करने लगे, पढ़ाने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिजाइन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट, और इस पीरियड के दौरान उन्होंने पी प्लांट्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया। ही केयरफुली एनालाइज रिजल्ट, गेव अ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, और उन्होंने रिजल्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, ठीक है, परखा, जांचा, रीचेक किया, और एनालिसिस मतलब कंपेयर किया कि जब ऐसे करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, अगर मैं इतने पौधे लूंगा तो क्या रेशियो आएगा, रेशियो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब ट्रेड्स का, ये सब बार बार उन्होंने चेक किया अलग अलग पैरामीटर्स पे, तो उसको एनालिसिस बोलते हैं। जब हम एक चीज को 6 अलग अलग वेरिएबल से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं,
तो हम कहते हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज का, वी आर डूइंग एनालिसिस। देन इन्होंने अपने वर्क को एनालिसिस किया, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया कि जब टॉल रेशियो डॉर्फ आएगा फिनोटाइपिक तो 3:1 आएगा, इन्होंने एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दिया, और जब जीनोटाइपिक आएगा तो 1:2:1 आएगा। तो ये सब क्या है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। 1865 में इसने वर्क फिर पब्लिश किया ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर्स में, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वन में इन्होंने वर्क अपना पब्लिश किया। बट क्योंकि बहुत पुराना वर्क था, 1856 का वर्क था, तो इनको 1900 में दोबारा से 3 साइंटिस्ट ने इस वर्क को, आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल मर चुके थे, उसके बाद इन तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था उनके वर्क को कि इसको थोड़ी सी रिफाइनमेंट की जरूरत है इस वर्क को। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने 1900s में, जब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो गई थी, तो पहला साइंटिस्ट जो है वो ह्यूगो डिवरेस है, एच यहाँ पे छुपा हुआ है, और देन आपका नेक्स्ट फिलोसफर इज द कॉरेंस इन जर्मनी, एंड देन एरेश वॉन शेरमैक इन द ऑस्ट्रिया। तो अलग अलग 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके वर्क को रीडिस्कवर किया। इट इज कॉल्ड रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। और अगर हम इनके फर्स्ट नेम याद नहीं रख सकते तो हम इनके सेकंड नेम याद रखेंगे, उससे भी हम इन्हें पहचान सकते हैं, विरिस, कॉरेंस एंड शेरमैक। ठीक है, तो इन तीनों की रीडिस्कवरी क्वेश्चन आ सकता है, हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल वर्क, तो आपका आंसर ये होगा द विरेस, VRIES, कॉरेंस, CORRENS एंड शेरमैक, TSCHERMAK। ठीक है, तो इन तीनों ने वर्क को डिस्कवर किया। इन्होंने जो भी शॉर्टकमिंग्स थे या जो भी थोड़े से रफली अगर मेंडल का कुछ काम था तो उसको थोड़ा फाइन करके पर्टिकुलर टर्म्स से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि मेंडल फैक्टर्स टर्म बोलता था, मेंडल बोलता था कि कैरेक्टर्स फैक्टर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और ये फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, पेरेंट्स में, पर जब गैमेट बनते हैं तो फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं। बट इन तीनों ने कहा कि फैक्टर्स नहीं, जीन्स को हमें यूज करना चाहिए, जीन वर्ड को हमें यूज करना चाहिए। अब ये जो थॉमस एबे है, मेंडल का म्यूजियम ये जो चर्च था, यहाँ इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये चर्च भी है और म्यूजियम भी है, दोनों है। यहाँ पे मेंडल का आप देख सकते हो स्टैचू है, उसके पी प्लांट्स का भी साइड में व्यू दे रखा है, और फिर एक नीचे मेंडल की यूनिवर्सिटी, मेंडल के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है बुर्नो में। ठीक है, देन आपके अब पी प्लांट के बारे में शुरू हो रहा है। तो कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट इसमें रो में दे रखे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट रो में दे रखे हैं। तो इसको मुझे समझाओ, इस टेबल को कौन समझाएगा मुझे, हु विल एक्सप्लेन दिस टेबल टू मी, एनी वन ऑफ यू ट्राई, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस टेबल, व्हाट इज दिस टेबल शोइंग। अगर ये टेबल क्वेश्चन पेपर में आ जाए और बोले सिर्फ तीन कैरेक्टर्स दे दें और बोलें कि व्हाट डज इट मीन, तो फिर कैसे लिखोगे, व्हाट इज दिस टेबल इज शोइंग टू यू, व्हाट इज इट। पी प्लांट के कैरेक्टर शो कर रही है, कौन से डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। इट इज शोइंग द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। पहली बात तो ये हो गई, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ये बता रहा है, and which is the dominant and which is the recessive, it is also showing that। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे, एंड फिर सिंगल भी हम बता सकते हैं कि हाइट में विच इज डोमिनेंट, टॉल इज डोमिनेंट, सीड शेप में विच इज डोमिनेंट, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, सीड कलर में येलो सीड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड, सीड कोट में विच इज डोमिनेंट, green seed coat is dominant than the white, and then pod shape में what is inflated is dominant, means smooth वाली जो मटर होती है वो फुल वाली जो मटर होती है, फुल भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेटेड भी बोल सकते हैं, वो ज्यादा होती है देन द कंस्ट्रिक्टेड। हाँ बोलो बट ये जो कंस्ट्रिक्टेड है ये मुझे मतलब फ्लैट नहीं लग रहा। हाँ नहीं, तो वही तो है, फ्लैट वाला ऊपर वाला है, फुल वाला ऊपर वाला है, वो डोमिनेंट होता है। वैसी मटर ज्यादा आती हैं, और ये वाली जो चिपकी चिपकी सी होती हैं बीजों के साथ, वो मटर कम होती है, वो रिसेसिव ट्रेट में आती है, उसे कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। फ्लैट इन्होंने ऐसे ही बोला है, बट इट इज मोर, वी विल से दैट कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, विल
not say flat but we will say constricted. ठीक है, फ्लैट इन द सेंस ऐसे हो सकता है कि इट इज जस्ट स्टिकिंग विद द पीस से जस्ट चिपक के है, और ऊपर वाली जो है वो फुल है, मतलब उसमें स्पेस है, अंदर मटर तो है बट इट इज हैविंग स्पेस बिटवीन आल्सो, बट नीचे वाले में कुछ भी स्पेस नहीं है, जैसे इट इज अ फ्लैट वी कैन से इट इज अ, बट अगर आपको कंफ्यूजन लगता है डोंट राइट फ्लैट, राइट कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, जो आपको समझने में ज्यादा क्लियर हो वो यूज करो, डजेंट मैटर कि आप कौन सा टर्म यूज करते हो, ठीक है, तो यू विल यूज इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। देन द नेक्स्ट वन इज पॉड कलर, जो फली का कलर है मटर का वो क्या है, ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो, एंड देन फ्लावर पोजीशन कौन सा डोमिनेंट है, साइड वाला जो फ्लावर आता है, एक्सियल में मतलब साइड पोजीशन में जो भी फ्लावर आएगा दैट इज डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल वन, क्लियर? टर्मिनल, यस मैम। ठीक है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स, फैक्टर और जीन का क्या मीनिंग है, पढ़ो इसे, रीड करो, मैं ही रीड कर रही हूँ, एनी वन ऑफ यू रीड फैक्टर और जीन, कोई भी एक बच्चा पढ़ो, फैक्टर्स और जीन्स से क्या मीनिंग है, एनी वन ऑफ यू रीड, अनुष्का, मोनिशा, पढ़ो। Functional unit of heredity responsible for the expression of character in the progeny. Locus. The position of the gene on the chromosomes. Allele. The alternate form of a gene for a contrasting character on identical locus of homologous chromosomes. ओके, सो फैक्टर और जीन को बोला है फंक्शनल यूनिट है, मैंने भी आपको ये बताया था, जीन इज द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मींस इट इज कोडिंग फॉर कैरेक्टर, बट फंक्शन इट इज डूइंग, इट इज मेकिंग द कैरेक्टर, इट इज गिविंग राइज टू अ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, बी इट हाइट, बी इट स्किन टोन, बी इट हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, बी इट एनी कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, इट इज फाइनली एंड इट इज सोलली डिपेंडिंग ऑन जीन पे डिपेंडेंट है, एंड हेरिडिटी की फैक्टर होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन प्रोजेनी, इसी की वजह से कैरेक्टर प्रोजेनी में एक्सप्रेस होते हैं। लोकस, व्हाट इज लोकस? लोकस मतलब क्रोमोसोम पे कहाँ ये जीन प्रेजेंट होगी, दैट विल बी इट्स लोकस, लोकेशन है, तो पोजीशन ऑफ द जीन, यहाँ पर लोकस, यहाँ पर दे रखे, अब ये प्लूरल है, दो लोकस बता रखे, इसलिए मैं लोसाई लिखती हूँ, लोसाई इज द प्लूरल ऑफ लोकस, तो ये दोनों पॉइंट्स, एक तो ये पॉइंट, दिस वन एंड दिस इज द लोकेशन, एंड ये ऐसे क्रोमोसोम है, ये वाला भी मैंने डिफिनेशन दिया था, होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनकी शेप और साइज बराबर है और जो सेम ही क्रोमोसोम के पेयर है, क्रोमोसोम अगर ये क्रोमोसोम नंबर मान लो 2 है तो ये क्रोमोसोम 2 है, तो ये भी क्रोमोसोम 2 है, दिस इज ऑल्सो 2, एंड एक मैटरनल वाला है, मतलब मदर से इनहेरिट हुआ वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक पैटर्नल है, दिस वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम, तो ऐसे क्रोमोसोम के पेयर जो सेम क्रोमोसोम होते हैं सेज और साइज में और मैटरनल और पैटर्नल से डिराइव्ड होते हैं, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम पे जो लोकस पे सेम पोजीशन पे जो जीन मिलेंगी उन्हें होमोलोगस जीन कहेंगे या एलील पेयर कहेंगे, क्या कहेंगे, एलील पेयर, अगर वो दोनों सेम है तो होमोजाइगस हो जाएगी, एक और टर्म मैंने डिफाइन करने को बोली थी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, अगर दोनों एक लोकस पे लोसाई पे मिलने वाली जो जीन है वो सेम है तो दे विल बी कॉल्ड होमोजाइगस, ZYOG, एंड अगर वो डिफरेंट है तो इट विल बी कॉल्ड हेट्रोजाइगस, जैसे यहाँ देख रहे हो, दे वन इज व्हाइटिश, इट इज शोन व्हाइटिश इन कलर, अदर इज शोन पर्पलिश इन कलर, so it is not homozygous but they are just showing heterozygous, ठीक है,
हेट्रोजाइगस है मतलब डिफरेंट जीन्स हैं। अगर ये वाली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट हो रही है फॉर सपोज, तो ये वाली किससे रिप्रेजेंट होगी? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। Small t. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों जीन्स अलग अलग होती हैं उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और एलील्स की डेफिनेशन भी यही है, दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन आइडेंटिकल लोकस। एक ही लोकस पे मिलने वाली दो अलग अलग फॉर्म जीन की, या सेम भी हो सकती है, अगर सेम होंगी तो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी एलील की, और अगर डिफरेंट है तो अल्टरनेट। पर ये क्या होती है? फॉर्म ऑफ जीन होती है। दीज आर forms of gene, alternative forms of gene found on the identical locus of homologous chromosome। कहाँ पे मिलती हैं ये? homologous chromosomes में मिलती हैं। क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? यहाँ पे क्रोमोसोम्स का इसका माइक्रोस्कोपिक और मैग्नीफाइड इमेजेस दिखा रखे हैं। These are all homologous pair of chromosomes जो आपको दिख रहे हैं। 14 chromosomes in a root cell of peas दिखा रखे हैं। ये 14 chromosomes हैं रूट सेल्स में, पीस के रूट सेल्स में दिखाए हैं। प्लांट में एज सीन अस कॉनफोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप। इतने बड़े ये इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक अच्छी हायर डेफिनेशन वाला, हायर रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है जो सबसे माइन्यूट चीज को भी सेपरेटली दिखा सकता है। तो दैट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉनफोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप पे स्लाइड रखी हुई है, बट ये माइक्रोस्कोप फिर कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है जो इस इमेज को स्कैन करके और फिर दिखाता है। और लेजर, इसमें लेजर लाइट्स यूज होती हैं टू इल्यूमिनेट द फील्ड। ठीक है, ये लेजर लाइट से, ये जो लाइट होती है वो इल्यूमिनेशन के लिए यूज होती है लेजर लाइट्स। तो आपको इस तरह का 14 क्रोमोसोम रूट सेल्स में दिखते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बोली थी टू राइट। तो यहाँ पे ये दी भी हुई है, तो यू कैन रीड इट आउट। एनी वन ऑफ यू ट्राई टू रीड देम वन बाय वन, रीड देम। यस अनुष्का, आप पढ़ते नहीं हो अनुष्का? पढ़ा करो, आपको भी रीडिंग करनी चाहिए। सिर्फ मोनिशा करती है और या तो हिमांशी करती है। कोई माइक में कुछ प्रॉब्लम है आप, या आप नहीं बोल सकते? कुछ ऐसी कोई दिक्कत कि आपके माइक में नहीं है, प्रॉब्लम है माइक में? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अनम्यूट करो अपने आप को और रीड करो। यू शुड ऑल्सो रीड समटाइम्स। ठीक है, रीड करो। ठीक है, हैं? पढ़ो अनुष्का, मैं सुनाई दे रही हूँ तुमको? Am I audible to you? कोई बात नहीं। Yes, ma'am. अगर अनुष्का नहीं पढ़ रही तो आप में से ही पढ़ो। हिमांशी आप पढ़ो। Okay, ma'am. हाँ, पढ़ो। Phenotype, the external appearance of an organism due to influence of genes and environmental factors. Genotype, the genetic constitution of an individual responsible for the phenotype. Phenotypic ratio, the correct proportion of phenotype is in population. Genotypic ratio, the correct proportion of genotype in population. मैम सारे पढ़ लो। हाँ, सारे पढ़ लो। Homozygous, the individual having identical genes स्पेलिंग मिस्टेक है, is an मैम ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने? इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक है, पर हमको पता है इसमें हैविंग ही आएगा, द इंडिविजुअल हैविंग आएगा। लेकिन कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है। यस मैम। Helical pair for a character, for example capital T and small t. एलिकल नहीं बोलना, मैं ये स्पेलिंग मिस्टेक हैविंग की बोल रही थी, पर एलिकल नहीं है, ये एलिलिक है।
एलील बोला था ना हमने, टर्म पीछे एलील टर्म पढ़ा है, तो एलील की Yes, ma'am. एलील का डिफरेंस, एलील में जो कि सेम होंगी, अगर आइडेंटिकल एलील होंगी तो उस एलील के पेयर को क्या बोलेंगे, एलीलिक पेयर। क्या बोलेंगे? Allelic pair. हाँ, एलीलिक पेयर बोलेंगे। Heterozygous, the individual having unidentical genes in an एलीलिक allelic pair for a character. For example, capital T, small t. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई बात नहीं, कोई नई टर्म होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तब जाके वो हमारे मैं वो बहुत बारी टंग से वो वर्ड नहीं निकलता ना। और जुबान पे भी आने पे, जब हम कई बार बोलते हैं तभी वो चीज़ जुबान पे आती है, वरना फिर वो नहीं आती। हम कोई भी सॉन्ग अगर सुनते हैं तो एक बार में हमें थोड़ी आ जाता है, जब तक हमने 3-4 बार नहीं सुना हो तब तक ही तो, तभी तक तो हम उसे गुनगुना सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसा है ये। ठीक है, तो फिनोटाइप में ये है कि द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फिनोटाइप तो क्या है, एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आपको जिस तरह का इंडिविजुअल दिख रहा है। और पी प्लांट की बात करें, अगर आप उसको, आप देख रहे हो कि एक क्यारी में मटर के पौधे हैं, उनमें से 1-2 पौधे क्या हैं, लंबे लंबे से हैं, कुछ पौधे लंबे से हैं, कुछ पौधों की हाइट बहुत कम है, तो आप पहचान पाओगे ना कि ये टॉल पी प्लांट है और ये शॉर्ट पी प्लांट है। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है किसी ऑर्गेनिज्म, पी प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, प्लांट है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है तो वो क्या दिख जाती है, दैट इज फिनोटाइप। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में मैं मीडियम हाइटेड हूँ, बट मेरे दोनों भाई बहुत लंबे लंबे हैं, पापा से भी लंबे हैं, तो वो क्या है, उनकी हाइट फिनोटाइप कैरेक्टर है, उनका हाइट फिनोटाइप कैरेक्टर एक्सटर्नली विजिबल है, बट और मेरी हाइट भी एक्सटर्नली विजिबल है, तो जो भी कैरेक्टर एक्सटर्नली विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। ठीक है, अब जीनोटाइप, जीनोटाइप को क्या कहेंगे, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप। अंदर जो जीन है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, उस कैरेक्टर के लिए जो जीन प्रेजेंट होती है वो क्या होता है, उसका जीनोटाइप कहलाता है। क्योंकि अगर टॉलनेस के लिए जो भी एलील प्रेजेंट होंगी, जो भी एलीलिक पेयर होगा, जैसे कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, 2 तरह के जीनोटाइप्स हैं, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। ठीक है, और इसमें ये देखो, अगर होमोजाइगस टॉल है तो कैपिटल टी, ये एक जीनोटाइप बन गया, अगर होमोजाइगस शॉर्ट है तो स्मॉल टी बन गया, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बन। तो दीज आर जीनोटाइप्स, the composition of the allele, the genetic constitution of an individual responsible for the phenotype, जिसकी वजह से ही जो इंडिविजुअल है, अगर दोनों कैपिटल टी हैं तो टॉल आ रहा है, उसकी वजह से ही इंडिविजुअल टॉल आ रहा है, और इसकी वजह से स्मॉल टी कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट आ रहा है। एंड और अगर ये केस है तो इसमें भी एक, एटलीस्ट एक तो कैपिटल टी है, तो इंडिविजुअल टॉल आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर द जीनोटाइप्स, इन्हीं को जीनोटाइप्स कहते हैं। क्लियर हो गया? देन जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक के भी रेशियोज होते हैं, करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ जीनोटाइप इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ कह सकते हैं, कोई जीनोटाइप कितने नंबर में, उसका रेशियो क्या है। तो जब हम जीनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं तो हम ऊपर जीनोटाइप्स लिखते हैं, जैसे कि हम तीनों तरह के जीनोटाइप्स लिखते हैं। आगे हम जब क्रॉस देखेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि कैपिटल टी का हम जीनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं, फिर हेट्रोजाइगस का लिखते हैं, 2 डॉट्स लगाने हैं, इधर रेशियो का सिंबल है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेट्रोजाइगस वाला लगाते हैं। ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर दूसरा रेशियो आएगा देन स्मॉल टी। तो ऐसे हम पहले तो ऊपर जीनोटाइप्स लिखते हैं, और फिर इन जीनोटाइप्स के जस्ट नीचे ये कितने थे, तो 4 पौधे में से, 4 प्लांट्स में से सिंगल एक पौधा होता है जो कि प्योरली टॉल होता है, 2 पौधे होते हैं जो कि
हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं और एक पौधा होता है जो कि होमोजाइगस ड्वार्फ होता है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो बनता है, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। 1:2:1 कि कितने इंडिविजुअल कितने जीनोटाइप के, which how many number of individuals are completely homozygous tall, how many are homozygous dwarf, how many are heterozygous tall. clear हो गया ये पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। और जिस इंडिविजुअल में आइडेंटिकल एलील का पेयर होता है, मतलब दो एलीलिक पेयर की जो एलील्स हैं वो सेम है, उसको तो होमोजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं। ये सिंपली डेफिनेशन हो गई। और जिस इंडिविजुअल में जो अनआइडेंटिकल एलील का पेयर होता है, मतलब दोनों एलील का जो पेयर बना है वो अलग अलग एलील का बना है, तो उसको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? Heterozygous. ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो पॉइंट्स थोड़े मार्जिन के इधर चले गए हैं, बट इसका पॉइंट का हेडिंग क्या है? दीज आर द पॉइंट्स। मैंने इसको डिस्कस कर रखा है पहले भी। दीज आर द पॉइंट व्हाई मेंडल चोज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? ठीक है, कि पी प्लांट्स आर इजी टू कल्टीवेट, पी प्लांट्स को आराम से कल्टीवेट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि छोटे साइज के ही प्लांट पे ज्यादा लंबे नहीं है, हर्बेशियस प्लांट्स हैं ये, प्लस सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर के होते हैं, इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथर भी होता है, मतलब स्टेमन भी होता है और कार्पेल भी होता है, एंड लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है, कुछ मंथ्स में ये अपने आप को क्या करा लेते हैं, ग्रो करा लेते हैं। तो द पी प्लांट्स आर लाइफ साइकिल इज शॉर्ट एंड पी प्लांट्स grow for only few months so that they can be मतलब the results can be got early, results भी जल्दी मिल जाते हैं। and in the contrasting traits are observed। इसमें पी प्लांट्स में contrasting traits आराम से visible है कि कौन सा टॉल है, कौन सा डॉर्फ है, कौन सा पर्पल फ्लावर है, कौन सा व्हाइट फ्लावर है, कौन सी एगिशियल पोजीशन है, कौन सी टर्मिनल है, कौन सा ग्रीन सीड है, कौन सा येलो सीड है। तो ये पूरा इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स का, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का पूरा एक सेट है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देन पी प्लांट मैंने जो बोला बाइसेक्सुअल होता है, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट होता है, बट उसको क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं, मैनुअली उसे क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सारे फर्टाइल आते हैं। फर्टाइल मतलब हम उनको वापस से ग्रो करके उनका रिजल्ट देख सकते हैं। These are the points why Mendel chose pea plants। ये दोबारा से वही टेबल आ गया, 7 pairs of contrasting characters। ठीक है, मेंडेलियन लॉज का ये पूरा 3 लॉज का एक ही स्लाइड में आपको दे दिया है। पहला लॉ ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड देन फर्स्ट लॉ को एक स्टेटमेंट बना के दे दिया है, एंड देन सेकंड लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ बताता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो ऊपर के दोनों पॉइंट से रिलेटेड है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर के और लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनको भी हम समझेंगे, एनसीईआरटी में के थ्रू भी समझते हैं। एनसीईआरटी में भी ये तीनों ऐसे ही दिए हुए हैं और आपको भी ये तीनों ऐसे ही याद करना है। दीज आर नॉट टफ, दीज आर इजी। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड देम इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके।